वो एक आशीष सूर्यवंशी पेशेंट आए थे सर, मैलिग्नेंट पेरिफेरल नर्व शीथ कार्सिनोमा। हाँ, कॉक्सिक में उनको ट्यूमर था। इसकी संप्राप्ति कैसे है? उसमें तो प्रारब्ध के हिसाब से ये सब चीजें लग रही है, यानी उसका बर्ताव इतना कुछ एकदम गंदा नहीं था कि जिसकी वजह से उसको कैंसर हो जाए। तो बहुत सारी बार ये रहता है, मैंने कुल देवताओं का वगैरह इसलिए पूछ लिया कि अदर थिंग्स कुछ अगर ऐसी आती हो कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है वो। और डॉक्टर लोगों ने जो कुछ किया है काम, उसमें उन्होंने केमो रेडिएशन वगैरह कुछ आगे जाकर बताया नहीं और वो स्प्रेड हो गया है अभी। हमें उसका निदान जो है वो अस्थिगत व्रण और अस्थि की ग्रंथि, इस हिसाब से अभी हमने ट्रीटमेंट कर दिए। उसका ऑर्गन शरीर में कहाँ बीमारी है ये बहुत मायने रखता है। अगर कंठ के ऊपर से हो गई तो उसमें कफ और रक्त ज्यादा रहता है, बीच में रहे तो उसमें पित्त ज्यादा रहता है, नीचे वाले हिस्से में अगर हो गई तो वात की बीमारी ज्यादा रहती है। शोथ भी ऐसा ही रहता है, वृक्क का शोथ रहता है वो नीचे वाले हिस्से में जो होता है उसकी वजह से होता है, यकृत का रहे तो बीच वाले हिस्से में रहता है। तो वृक्क के शोथ में ज्यादातर वात के लक्षण पाए जाते हैं, यकृत से अगर शोथ उत्पन्न हो गया तो पित्त के लक्षण पाए जाते हैं, और हृदय से हो गया तो उसमें कफ के लक्षण पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑर्गन सफर हो रहा है और उसका शरीर में कौन सा हिस्सा कौन से प्रदेश में हो रहा है, उसकी वजह से ट्रीटमेंट उसकी चेंज होती जाएगी। इसलिए अभी वात का सोच समझकर हमने ट्रीटमेंट दे दिया है। और वो मॉर्फिन खा रहा है, इतना मॉर्फिन की गोलियां, फिर भी उसका दर्द कम नहीं हो रहा है, वो बैठ नहीं सकता है अभी, उसको पेट साफ होता है नहीं पता ही नहीं चलता, यूरिन और इसके ऊपर का उसका पूरा कंट्रोल चला गया है ना। तो अभी हमें ब्रेन का जो एक्सेस है विथ ऑर्गन्स, वो मेरुदंड का है, वो ब्रिज हमें अच्छा करने की जो चीज है ना, वो भी करनी है उसके साथ। उम्र कम है इसलिए हमने वो केस हाथ में ले लिए, नहीं तो बहुत मुश्किल रहता है इसके बारे में, है ना। यूजुअली कॅन्सर पेशंट्स मध्ये हॉलो फूड खायला देतो आपण, कोहळा मेलन, वही यांच्यामध्ये बंद केलं करायचं। क्या बंद करने के लिए काय? कोहळा वॉटरमेलन, कोहड़ा वाटरमेलन वगैरह जो है ना, ककड़ी, ये ककारष्टक है। और मैंने बहुत सारी पारागंधक की चीजें इस्तेमाल की है। जब पारागंधक हम पेट में देते हैं कोई भी, तो ककारष्टक वर्ज्य करना होता है। अदरवाइज केला खा लिया, ककड़ी खा ली या वाटरमेलन आपने खा लिया, तो आपके शरीर में जो कज्जली गई है, जो खलवी रसायन गया है, जो पोटली गई है, उसका पारा और गंधक अलग हो जाते हैं और पारद के टॉक्सिसिटी के इफेक्ट आ जाते हैं। आपके गुर्दे और लीवर है उसके ऊपर गंदा असर आ सकता है। तो कभी भी रस औषधि आप इस्तेमाल करते हैं तो ककाराष्टक, क से शुरू आने वाले 8 चीजें जो रसशास्त्र में बताई वो बंद करनी है, इसलिए बंद करनी है। कौन कौन सी? वो ककाराष्टक आपको मिल जाएगा रस औषधि की किताब में, रस रत्न समुच्चय में मिल जाएगा, रस तरंगिणी में मिल जाएगा, पारद संहिता में मिल जाएगा। उसमें भी मतभेद है, 2-3 पाठ भेद है उसमें, लेकिन उसमें आजकल खाने में आने वाली जो चीज़ है इसमें केला, ककड़ी और वाटरमेलन, ये 3 तो आप निगलेक्ट की कर देना। एक पेशेंट में आपने आवर्तनी ग्रंथ सोरियासिस पे लीजन्स पे लगाने के लिए दिया, उसका स्टार्टिंग बैक ऑफ द ईयर से हुआ है। कान के पीछे जिनको खुजली आती है और वहाँ जब सोराइसिस की शुरुआत हो जाती है ना, सोराइसिस का ये तो है हमारे हिसाब से, सिर के ऊपर जो स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद शरीर के ऊपर जो फैलता है वो सोराइसिस रहता है, डॉक्टर लोगों का सोराइसिस। सोराइसिस नीचे वाले हिस्से में शुरू हो गया है और बाद में सिर में आ गए तो वो अलग संप्राप्ति रहती है, उसके लिए विचर्जिका व विपाजिका की भी ट्रीटमेंट लागू हो सकती है। लेकिन सिर में ये अगर हो गए तो पुराने जमाने में जो बाढ़ रहते ना, यानी पुराने वैद्य लोगों ने लिखे हुए ग्रंथ, उसमें मुरुड़ फली जो बनाई ना, मरोड़ फली, वो पानी में घिस कर वो लगाते थे तो उससे वो कम हो जाता था। तो पूरे शरीर के ऊपर सोराइसिस है, उसमें भी आप क्या कर सके, मरोड़ फली का तेल तैयार करके वो आप लगा सकते हैं, इसलिए वो दे दिए। अभी आप बोलेगी कि सर ऐसा क्यों आप कर रहे हैं कि सिर के ऊपर से ये शुरू हो जाता है सोराइसिस, तो शिरकंडू ये लक्षण कहाँ आ गया है, ज्वर के मुक्ति में आ गया है। ज्वर किसकी बीमारी है, रस धातु की बीमारी है। रस कहाँ है, रसपी श्लेष्मवत और त्वक सारता और रक्त सारता एक बताइए। तो हमारे ज्वर का संबंध रस से है और त्वचा से है। हर शरीर में थोड़ी थोड़ी ये तो निकलती ही रहती है, डैंड्रफ तो निकलता ही रहता है। इन लोगों को 21% ज्यादा
तकलीफ होती है और ये निकलता रहता है डैंड्रफ। तो शिरकंडू कब आ जाएगा? ज्वर मुक्ति में आ जाएगा। तो उसका संबंध सिर से है, इसलिए स्किन में अगर लीजन आके उसको खुजली होती है तो ही वो सोरियासिस रहता है। और उसकी क्लासिकल ट्रीटमेंट जो है ना, वो जीर्ण ज्वर के हिसाब से करे तो ज़्यादा फायदा होता है। वृक्ष तेज जो है वो, वृक्ष तेज के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? घी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कौन सा इस्तेमाल करो? महाकल्याणक इस्तेमाल करो, अगर वो लायर है या राजकारणी आदमी है या साइंटिस्ट वगैरह है। तो अगर उसको पीने की आदत है और लीवर डैमेज वगैरह है तो महातिक्त इस्तेमाल करो, है ना। तो अलग अलग घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाप कर्म बहुत करने वाला है, पंचगव्य गुरु से इस्तेमाल करो। बच्चा है तो महापैशाचे का इस्तेमाल करो, लेकिन घी इस्तेमाल करो, क्योंकि पुरानी बीमारी है। 21 दिन के बाद जोर जब रहता है शरीर में तो वो जीर्ण हो जाता है। तो आप बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, आजकल हमने पैरासिटामोल ले लिया, सीपीएम ले लिया और हमने जोर निकाल दिया। आपने सिर्फ पसीना लाया है, वो भी ब्रेन को स्टिमुलेट करके हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है उसके ऊपर काम हुआ है। शरीर में रस धातु में जो आम है वो वैसा ही पड़ा हुआ है, तो आपने जोर निकाला नहीं है। इसलिए आजकल के जो सब लोग रहते हैं वो जीर्ण जोर के लोग रहते हैं और उनको वृक्ष तेज बड़ा हुआ रहता है। गुरुचरित्र पारायणमध्ये औदुंबरचं पण वर्णन आहे. सोरियासिस, स्किन, कुष्ठ, औदुंबर. हाँ, वो सोरियासिस कुष्ठ के लिए है, लेकिन वो वहाँ चित्र के लिए उसने इस्तेमाल किया है महाराज ने। औदुंबर का जो पौधा रहता है ना, पंचक्षीरी वृक्ष जो बोलते हैं ना, उसमें एक औदुंबर है, आपको पता है, गुलर बोलते हैं। तो गुलर के बड़ा जो पेड़ रहता है उसको ऐसा हाथ लगाए ना तो डैंड्रफ गिरता है। तो गुलर को सोरियासिस हो गया ऑलरेडी, है ना। तो गुलर का पानी आप अगर पीते तो शरीर में उष्णता की वजह से अगर आपको सोरियासिस हो गया है तो वो कम हो जाता है। ये जो कैंसर का पेशेंट था अभी न्यूरल शीट ट्यूमर वाला, इसको लॉस ऑफ सेंसेशन का, मेंस्ट्रुएशन का भी, डेफिकेशन का भी, तो इसमें जो स्वादिष्ट वाला हमारा योग है तो वो काम करेगा? कैसा है, उसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का प्रॉब्लम रहता है स्नायु रोग में। अभी इसको जो हो रहा है वो बीमारी की वजह से ज़्यादा नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने जो उसके लिए ट्रीटमेंट कर दिया, ऑपरेशन कर दिया है, उसकी वजह से अभी बहुत सारी औरतों को गैसेस वगैरह एकदम अचानक पास हो जाते हैं और उनका ऑपरेशन हुआ रहता है बीटअप छेदन का, इपीजियोटॉमी होती जाती है। तो लेयर टू लेयर सुचर अगर अच्छा नहीं हो गया और उसके साथ बवासीर का उनका ऑपरेशन हो गया, धक्का लगाया स्फिंक्टर को और नर्वस टिश्यू को, तो उसकी जो पस्टिंग सुचर की जो एक्शन रहती है ऐसी वो होती नहीं और उसकी वजह से गैस वगैरह एकदम अचानक पास हो जाते हैं। तो वहाँ आपको लंबोसक्रियल लीजन के ऊपर काम करना है, सीड्स बात देने हैं और उसके साथ ये स्नायुशूलर चूर्ण वाला दवा आप दे सकते हैं। लेकिन इस पेशेंट के बारे में ऐसा नहीं, वो कट ही कर दिया है, वहाँ का जो ऑर्गन कंट्रोल करने वाला वो है ही नहीं, नर्व कट हो गई उसकी, तो वो रीएस्टेब्लिश होना जरूरी है। सर ये वात पित्त का भी 3 दोष होते हैं सर, तो इनके जैसे रक्त का मल पित्त है और रस का मल कफ है, तो सर ये और इन दोषों में क्या अंतर है? ये मुझे समझा नहीं। रक्त का जो मल, रक्त धातु का मल पित्त बताया है और रस का मल कफ बताया है, तो इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे? कैसा है, हमने खाना खा लिया तो क्या हो जाएगा, वो पंचभौतिक आहार है, पहले आमाशय में जाएगा, पृथ्वी और जल सेपरेट हो जाएंगे। पृथ्वी और जल से कौन बनता है? कफ बनता है। उसके बाद में पित्त का अंश जो है वो किससे बनेगा? खाने का जो तेजस अंश है उससे वो बनता जाएगा, क्योंकि अन्न से ही शरीर का पोषण होने वाला है ना। अभी इसके बाद वात की प्रवृत्ति जो हो जाएगी, वायु और आकाश जो है वो सेपरेट होने की वजह से। अभी देखो आहार रस तैयार हो गया, तो आहार रस जो है उसमें जो दोष उत्पन्न हो जाता है, आहार उसके ऊपर जठराग्नि की प्रक्रिया और आहार रस, उस वक्त जो निकलता है वो कफ है, और वो कफ और ये आमाशय में निकला हुआ कफ अलग नहीं है। उसकी योनि यानी कफ भूयिष्ठता और उसके गुण एक जैसे ही है, गुरुर मंदर हिमस्निग्ध वगैरह जो बताए वो, है ना। बाद में आगे जाकर गृहणीगत पचन जो है वहाँ पित्त तैयार होने वाला है, वहाँ यकृत काम में आने वाला है। यकृत रक्त का मूल स्थान है,
तो उस वक्त रस धातु से तैयार होने वाला जो पित्त है वो और उदरित होने वाला पित्त ये अलग नहीं है। ये दोनों उसका एरिया भी एक है और गुण भी एक है, वो अलग नहीं है। अगर वो अलग हो जाते तो जितने शरीर में कफ उत्पन्न होते जाएंगे उतने कफ बोलना चाहिए, ऐसा भी नहीं। अभी श्लेषक कफ है, तर्पक कफ है, बोधक कफ है, अवलंबक कफ है, ये कफ से ही तैयार होने वाले हैं। लेकिन ऑर्गन की यहाँ जाने के बाद उसका स्वरूप और कर्म जो है वो अलग हो जाता है, इसलिए उसके प्रकार माने हुए। ताकत तो उसको कहाँ से मिलेगी? आमाशय से मिलेगी। पित्त को सब जगह भ्राजक आलोचक वगैरह किसको मिलेगी? जो पाचक पित्त से ही मिलेगी। वैसे ही वात के दोष की मिलेगी, तो अलग नहीं है। स्थान भेद की वजह से की हिसाब से वो होता जाएगा, है ना। जो निकलता है कफ, वो कफ कौन सा कफ होता है? नेत्र जो कफ निकलता है ना, हाँ, खांसते वक्त निकलता है, वो तो मल रूप है। उसमें मांस के भी अंश है, रक्त के भी है, कफ के सब के अंश उसमें है, रस के भी है। वो मल रूप कफ बाहर पड़ गया, है ना, उल्टी हो गई, पित्त बाहर पड़ गया, विसर्गंधा आ जाता है। लेकिन उसमें खाना भी रहता है, म्यूकस भी रहता है, बाकी चीजें भी रहेगी। और सर जैसे पहले के समय में ये मैलिग्नेंसी या कैंसर इतने ज्यादा नहीं होते थे, जो अभी ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवरी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर देखे जा रहे हैं, तो इनमें इनकी संप्राप्ति कौन से दोष कैसे बिगड़ रहे हैं, उसको कैसे विचार कर? पहली बात ऐसी है कि पुराने जमाने में की लोक संख्या और अभी की इसमें फर्क है, इसलिए वो ज्यादा दिखता है। पुराने जमाने में भी ये बीमारियां थी, इतनी नहीं थी क्योंकि लोक संख्या भी उस हिसाब से कम थी। स्तन अर्बुद है, स्तन कीलक है, ग्रंथि है, एलर्जी अपची है, इस सब चीज़ों का वर्णन आयुर्वेदिक ग्रंथों में आ गया है। तो वो भी उस वक्त होता होगा। अभी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह हम जो देखते हैं, उसके बदले वहाँ विष इस्तेमाल किया जाता था। मोरसूद वगैरह, सोमल वगैरह लोग खाने के लिए एक दूसरे को दे देते मारने के लिए। तो वहाँ भी वो संप्राप्ति अगर अल्प मात्रा में गई तो कैंसर जैसी होती थी। बिच्छू वगैरह काटते थे, नाग वगैरह काटता था, उसकी वजह से जो लोग बच गए उनके शरीर में ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। इस हिसाब से पुराने ज़माने में होता था। तो ऐसी बात नहीं कि ये नई बीमारी है, लेकिन अभी आजकल के ज़माने में सोनोग्राफी हो जाती है, MRI हो जाता है, CT हो जाता है, पेट स्टडी हो जाता है। इसकी वजह से जल्दी उसका निदान हो जाता है ना। मार्कर्स है, ट्यूमर मार्कर्स जो हमारे पेट के पानी में मिलते हैं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो उसकी वजह से निदान जल्दी होता है, इसलिए वो बीमारी बढ़ी हुई लगता है। ऐसी तो कोई बात नहीं कि वो ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा जो लगता है। लोक संख्या बढ़ गई है और इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा हो रही है, इसलिए समझ में आ जाता है। कुछ भी हुआ नहीं है और फिर भी ईयरली चेकअप करने वाले लोग रहते हैं, है ना। एक और प्रश्न था सर, ये जो रस धातु पाचक, मांस धातु पाचक, मज्जा धातु पाचक, जैसे जो कोई आंखों पे काम करते हैं, तो ये अलग अलग कैसे विचार करते हैं कि कौन सी धातु का पाचन नहीं हो रहा है इस मरीज में और कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? नहीं, भाई आंखों की बीमारी आ गई थी तो वो मज्जा का ऑर्गन है, तो आपको ट्रीटमेंट करते वक्त मज्जा पाचक देना है, 80 मज्जा पाचक, तो आसान हो जाएगी, आपकी ट्रीटमेंट अच्छी हो जाएगी, है ना। क्या ऑर्गन्स फिक्स है सभी धातुओं के? हाँ, वो तो शरीर क्रिया में आपको मिल जाएगा। शरीर रचना और क्रिया में कौन से ऑर्गन किस धातु से बने हुए हैं, ये सब जो है ना वो शरीर क्रिया और शरीर रचना में आपको मिल जाएगा, ग्रंथों में भी मिल जाएगा। संग्रह ग्रंथ जो रहते हैं ना, वो आप पढ़कर, रणजीत राय देसाई की किताब पढ़े आप, शरीर क्रिया की, उसमें ये सब चीज़ें आपको मिलती जाएगी, कोई भी किताब में मिल जाएगा। तो उसका पाचन देना है, उसका पहले सोचना है। अभी सिर दर्द कर रहा है तो ब्रेन से तो दुखता नहीं, वो ऊपर से दुखता है, तो आपको खून, मैंने बताया ना, सामने कफ रहता है, रस रहता है, ऊपर पित्त रहता है, रक्त रहता है, बाजू मांस रहता है, पीछे मज्जा रहती है, तो वहाँ दर्द करता है, वो पाचक दे दो तो आसान हो जाएगा। उसके साथ शिरचुलादी दे दो तो जल्दी काम हो जाएगा। अभी गृहिणी में पेट में बीमारी है, आपको मूर्बद्ध मूर्द्रव हो रहा है, तो आप क्या जाति बलादी चूर्ण या बिलवावले दे रहे या कुटेचारिष्ट दे रहे, तो ऐसा मत करो। हमारा बड़ा अंत जो है वो छोटा अंत किससे तैयार हो गया है, तो रक्त का प्रसाद रूप भाग देहोष्मा, इससे वो तैयार हो गया है। तो आपको क्या करना होगा, रक्त का प्रसाद रूप यानी आपको रक्त का प्रसादन करना चाहिए। तो यकृत का पहले दवा दे दो जो पीलिया में दी जाती है और जिसमें पित्त बढ़ा हुआ रहता है, वो पहले दे दो और बाद में गृहिणी की ट्रीटमेंट करो,
तो आसान हो जाएगा, है ना। सर लाइपोमास होते हैं ना सर बॉडी में, ये लाइपोमास की संप्राप्ति कैसे समझेंगे? मल्टीपल लाइपोमास, एक तो हेरिडिटरी होते हैं कि तो ऐसा है, पुराने हमारे पुरखों को 5 से 6 पीढ़ियां पहले जो लोग थे ना, उनको इसने काटा होगा चूहे ने काटा होगा ना, तो शरीर के ऊपर ही आता है। छिछुंदरी का नाम का एक प्राणी मिलता है, ऐसा ही रहता है। और चूहा इसने अगर काटा हो ना, तो वो क्या होता है, शरीर में ये लाइपोमा उत्पन्न हो जाते हैं। न्यूरोफाइब्रोमा, फाइब्रोमा, फाइब्रोएडिनोमा वगैरह सब की संप्राप्ति जो है ना, एक जैसे रहते हैं। उसमें ये चीज़ें हो सकती है, और वो मैटरनल या पैटर्नल साइड से आती रहती है। यूजुअली वो मम्मी के यहाँ से मामा को वगैरह रहता है या डैडी को रहता है। तो उसकी वो अगर निकाल दिया जाए ऑपरेशन से, तो पूरे शरीर के ऊपर वो फैलता है, क्योंकि वो विष से उत्पन्न है। तो उसको मूषक विष की दवा देनी चाहिए, और मूषक विष की दवा आपको आगत तंत्र में मिलेगी। पत्र पोटली स्वेद करना है और वो दवा देनी है, तो धीरे धीरे वो कम होता जाता है। पूरा का पूरा एक पेशेंट का नॉर्मल नहीं होता, लेकिन उस पेशेंट के अगर बच्चे रहे और वो छोटे रहे, तो उनको भी वो फॉर्मूला देना है। तो उनको वो गांठें आती नहीं, आई तो कम आती है, और उनके बच्चों को प्रॉब्लम आता ही नहीं, तो निकल जाता है। तो जैसा आ गया वैसा निकाल सकते हैं, तो ये सोच होनी चाहिए। लेकिन लाइपोमा ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। तो लाइपोमा बढ़ाने वाली चीज़ें जो है, उसमें चीज़ है, पनीर है, मशरूम है, केला और दूध एक साथ खाना है, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, रात का जागना है, उससे वो चीज़ें बढ़ती है, तो वो बंद करना है। पालक जैसी सब्जी लेनी है, कपालभाति करनी है, तो गांठें और कम होती है ना। सर बिदारी का और जो थायराइड वाली पोटली हमने डेवलप की है, उसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट होता है? कैसा है, ये हमारा कहना नहीं है, आधुनिक शास्त्र का कहना है कि थायराइड से संबंध रखने वाली जो चीज़ें है, उसमें कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। उसके साथ किडनी की सुप्रारेनल ग्लैंड जो है ना, उसका भी सोचा जाता है। ये आधुनिक शास्त्रों की सोच है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ऊपर वाले हिस्से में कफ और रक्त की संप्राप्ति रहती है। अभी उसका क्या मतलब है, तो जहाँ कफ की संभावना है, जहाँ पित्त की और वात की, तो शत्रुदा पिंडिकोद्वेष्ट प्रतिशाय शिरोरोजा, ये पक्वाशयगत वात में या मलावशब हो गया, या मल का वेग नहीं आया, तो भी कोई अगर तकलीफ हो जाता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आने वाली है। उसका संबंध अस्थिधरा कला और पुरीधरा कला से है ना। वहाँ वात है, वहाँ अगर कैल्शियम डिफिशिएंट हो गया, तो पिंडकोद्वेष्ट ये लक्षण आता है, ऐसा आधुनिक शास्त्र बताता है। लेकिन ये वात प्रॉपर काम कब करेगा, ऊपर का कफ अच्छा रहे तो करेगा। उस कफ स्थान में और रक्त के स्थान में वो ग्रंथि, इसलिए उसका संबंध पक्वाशयगत वात से है, पुरुष से, इसलिए अस्थि धातु से, इसलिए हम देते। तो वो दोनों मिलकर बैलेंस कर देते हैं शरीर को। इसलिए आपको गले की कोई प्रॉब्लम आ गई है, सिर की प्रॉब्लम आ गई, तो अधोवत से रोदेन भी दृष्टिकावत भी बताया, शिरशूल भी बताया। ये जो संबंध है, उसके हिसाब से हम थायराइड का सोचते हैं, आधुनिक शास्त्र के हिसाब से नहीं सोचते। तो ऐसी कोई भी कंडीशन है सर जहाँ पे ये हमको संप्राप्ति मिलती है पक्वाशयगत वात? अभी देखो, कोई बच्चा आ गया है, उसकी हड्डी बढ़ नहीं रही है, इसलिए उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप हाइट बढ़ने की दवा दे दो। लेकिन उसको कफ की और रक्त के प्रॉब्लम दिखते हैं ना, तो थायराइड की दवा आप उसके साथ लगवा दो, हाइट जल्दी बढ़ जाएगी। अभी जो मैंने बताया उस हिसाब से ऐसा है। कोई मोटी औरत है और उसको सीने में धड़कन है, तो डॉक्टर लोग बोलेंगे उसको थायराइड का प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसका इस हिसाब से सोच लो और उसके साथ उसको बस्ती दे दो, तो वायु का अनुलोम हो गया, तो ये प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाएगा। गिरीश केव्हा जायचं आहे? अजून एक 10 मिनिट। ऐसे जो बुजुर्ग पेशेंट्स रहते हैं जिनकी वात की अवस्था है अभी, और उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, और उनके कुछ ऐसे शिरशूल वगैरह है, प्रतिशय वाले लक्षण है, तो उनको भी दे सकते? बराबर है, दे सकते हैं। बुजुर्ग लोग हैं और उनको खांसी वगैरह रहे ना, तो पहले मूत्र का परीक्षण करना चाहिए। कांस रोग अध्याय जो बताए ना, उसमें मूत्र की विवरणता का वर्णन वाघबोट जी ने किया है। तो कांस और मूत्र की विवरणता का क्या संबंध है ना, वहाँ क्या के लिए वर्णन वो करते। तो मूत्र में अगर इन्फेक्शन रहा, तो वो समझता नहीं, दर्द होता नहीं, दुखता नहीं, कुछ नहीं होता, इसलिए बूढ़े लोग बताते नहीं, और उनको खांसी रहती है। तो वो इन्फेक्शन अगर हमने निकाल लिया, कदम्ब का घृत, ताड़ गोला जो रहता है ना, उसका घृत, ऐसे 2 चीज़ें, और एक चीज़ है, वो अगर इस्तेमाल की जाए ना, तो वो बराबर नॉर्मल हो जाती है यूरिन, और ऊपर वाली खांसी चली जाती है।
यानी खांसी है गले में और फेफड़ों में, दवा दे दी क्लेद के ऊपर, अच्छा कर दिया मूत्रोस्रोतस, निकाल दिया संसर्ग और कम हो गई खांसी, ये हो सकता है। अदरवाइज कांस रोग में मूत्र की विरोधता का काहे के लिए वर्णन देते हैं, ऐसा रहता है। इसलिए मैंने बताया ना कि चेस्ट के ऊपर किसी को मार लग गई जोर से तो हिमेचुरिया हो जाता है और आदमी मर जाता है। दमे का अटैक आ गया और कोई भी दवा ले लिया और उससे दमे का अटैक कम हो गया तो उसके बाद बहुत सारी यूरिन हो जाती है और दमे का अटैक कम आता है, क्लेद का वहन होने की वजह से। तो फेफड़ों का और मूत्रोस्रोतस का नजदीकी रिश्ता है, उस हिसाब से ये करना चाहिए। सर मानसभाव परीक्षणाचा चिकित्सा करताना कसा विचार? मन का असर शरीर के ऊपर बहुत सारा रहता है ना। कोई छोटा बच्चा है और उसके डैडी उसके ऊपर जोर से अगर गुस्सा करते हैं ना तो यूरिन हो जाता है उसको। उसने मारा नहीं कुछ नहीं लेकिन जोर से चिल्लाए वो सिर्फ, तो शरीर का उसका काम हो गया। यानी एक ने मानस भाव दिखाया और दूसरे ने शारीर भाव दिखाया, है ना, ऐसा हो जाता है। तो इसका असर बहुत सारी बार होता है। हम खाना खाने बैठे और गुस्सा हो गए तो हमारा आमाशय एकदम सिकुड़ जाता है और 3 घंटे वो खुलता नहीं, तो अंदर का जो खाना है वो सब निरिंद्रिय हो गया, उससे सीन डिसीज हो सकते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम आ सकते हैं, जोड़ों का दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मनोभाव का आपको सोचना होगा। वात पित्त कफ प्रकृति आपको उससे समझ में आ जाती है, किस बीमारियों को आप प्रोन है वो भी समझ में आ जाता है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी पित्त प्रकृति का आदमी है, गुस्सा करता है, खाना पीना वैसा ही रहता है, तो वो गुस्सा इटसेल्फ इज द पूर्व रूप ऑफ आर्ष, तो उसको आगे जाकर आर्ष होने वाले हैं ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना। चिंता ज्यादा करने वाले आदमी है तो उसका शुक्र क्षय हो जाएगा, निद्रा आएगी नहीं, रुद्र हो जाएगा। तो मानव भाव तो हर जगह आपको इस्तेमाल करने चाहिए। और उसमें मत्सर नाम की जो चीज रहती है ना, जो औरतों में बहुत दिखती है एक दूसरे के प्रति, उसका तो बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। तो एक दूसरे से मदद अगर कोई करता है ना तो मत्सर अपने आप कम हो जाता है। मेरे जैसा ही वो है ऐसा आप जो सब सोचते हैं ना तो मत्सर कम हो जाता है। इसलिए पुराने जमाने में एकत्र कुटुंब रहता था, अभी विभक्त हो गया है। तो उस वक्त ये केयरिंग और शेयरिंग होता था। उस वक्त घर के दरवाजे खुले रहते थे, एक दूसरे के घर का दिखता था और वो इन हार्मनी रहते थे। अभी अंदर आ गए तो टांग से ही दरवाजा खटाक बंद कर देता है आदमी, तो दूसरे से उसका ये संपर्क ही टूट गया। तो वो अलग है मैं अलग है तो मत्सर शुरू हो गया, है ना, ऐसा होता है। प्यार बांटना नहीं आता है, ऐसा होता है। इसलिए परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, ऐसा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, है ना। सर कई बार देखा गया है कई बार देखा गया है कि भूख लगी है तेज, फिर अचानक जब भोजन सामने आती मतलब कि भूख नष्ट हो जाना, इसकी समझ। ऐसा बार बार अगर होता है तो सोचना चाहिए। खाने की गंध आ गई, तड़का लगाया उससे गंध आ गई और फिर भी जी मचलता है, खाने को नहीं दिल करता है, तो वो किडनी फेलियर का भी सिम्टम हो सकता है, किडनी डैमेज होना शुरू हो गया है। खाना बहुत सारी भूख लगी है, खाना ला रहे हैं और दूसरे किसी ने देखा इसको भूख लगी है तो आपकी भूख चली जाती है, ऐसा भी हो सकता है। आपने खाना खाने के लिए शुरुआत करने के लिए आपके शरीर में जो पाचक स्राव तैयार हो जाते हैं वो अचानक अगर रुक गए तो उसमें खराबी कुछ आ गई तो भी आपकी भूख कम हो सकती है। शुक्र क्षय की वजह से ऐसा होता है कि खाना जो है वो खाने को दिल नहीं करता, जी मचलता है, वो भी कारण हो सकता है। तो कारण तो बहुत सारे रहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है कि आपका खाने का काल अगर निकल गया तो आपको भूख नहीं लगती। अभी भूख लगी है तो भूख का जो स्पैन रहता है वो कितनी देर तक रहता है, 20 मिनट तक ब्रेन इंतजार करता है, आंतें इंतजार करती है, हर बार में वो उसका दूसरा काम शुरू कर देते हैं। हमारे जैसा नहीं रहता वो, कहीं हम रममान हो गए वहाँ ही पड़े रहे, मैच देखते रहे, बाकी का काम छोड़ दो,
शरीर में वो उसका रिदम रहता है। तो 20 मिनट के बाद फिर से ब्रेन को इम्पल्स चला जाता है, खाना आ नहीं रहा है, तो हम सब चीज़ें जो है बाकी के शुरू कर देंगे, तो भूख चली जाती है। तो जब भूख लगे तो 20 मिनट में खाना आना चाहिए, है ना। इसलिए टाइमिंग फिक्स होना चाहिए खाने का, तो पकाने का भी टाइमिंग फिक्स हो जाएगा, है ना। नहीं तो उसमें उल्टा सीधा बदल हो सकता है। और ये वात प्रकृति के लोग रहे तो वो ज़्यादा रहता है, पित्त प्रकृति का रहे तो उल्टा सीधा थोड़ा हो गया फिर भी उसको भूख रहेगी। कफ प्रकृति का रहे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको पहले लगेगी नहीं भूख, जब लगेगी उस वक्त मिला नहीं तो उसकी भूख चली गई तो जल्दी लगेगी ही नहीं कब से, है ना। इसलिए टाइमिंग फिक्स होना जरूरी रहता है। तो ये बीमारी का भी द्योतक हो सकता है, प्रकृति के भी हो सकता है। खाना पकाने वाला जो आदमी है उसके भाव का भी असर हमारे ऊपर आता है। बाहर कितना भी आप खाना खाया करो, हर रोज मैं आपको सयाजी होटल में लेके जाता है, तुम्हें समझो हाँ सिर्फ है ना। और बाद में एक महीने के बाद आप घर पर जाते हैं ना, तो घर में मम्मी का बनाया हुआ खाना आपको बहुत पसंद रहता है, अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसमें प्यार रहता है ना, वो बच्ची ने खाना चाहिए, बच्चे ने खाना चाहिए, ऐसा उसको लगता है। होटल में काहे के लिए वो बोलेंगे, वो ऐसा आके डालेंगे, मन में कुछ भाव नहीं है उनके, है ना। तो आप खाओ, मैं खिलाऊंगा, ये जो भावना रहती है वो घर पर होती है, पणिकासन यानी होटल में नहीं रहती, है ना। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आहार विधि विशेष आयतन जो बताए ना, उसमें उपभोक्ता वगैरह सबका वर्णन उन्होंने कर दिया है। कैसा नज़ारा होना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, आहार परिणमन कर भाव तक उन्होंने बता दिए है ना, उष्माक्लेद वगैरह। और खाना पकाए तो 90 मिनट के अंदर वो खाना चाहिए। उसके बाद वो ठंडा हो गया तो उसमें विघटन शुरू हो जाता है और वो निरिंद्रिय बनना शुरू हो जाता है। उसको कुछ क्षेम कुतूहल नाम का ग्रंथ है, आप पढ़ो तो खाने के बारे में उसको सब मिलेगी। अभी तली हुई चीज़ें जो रहती ना, 3 दिन वो बासी नहीं होती। तो अभी पकौड़े कर दिए यार, खाने को नहीं मिले आपको, 2-3 दिन के बाद खा सकते हैं। मीठी चीज़ है पाक में बनाई हुई, 9 दिन वो बासी नहीं होती, 9 दिन के बाद वो बासी होती। तो बासी होने का तरीका भी अलग अलग रहता है। कोई भी पदार्थ में अगर आप शक्कर डालते हैं तो पदार्थ अच्छा बनता भी है, और शक्कर की तरफ वो कृमि जो रहते हैं वो चले जाते हैं खाने के लिए, तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं करते खाने को, और खाना फ्रेश रहता है। बगैर शक्कर डाला हुआ खाना जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि जंतुओं को वहाँ के पॉलीसैकेराइड कट करने को मिलता है जब शक्कर नहीं रहती। तो आप उसमें मोनोसैकेराइड डालते जाओ, यानी शक्कर डालते जाओ, तो अच्छा भी रहेगा टेस्ट के लिए, और वो खराब भी जल्दी नहीं होगा, और शरीर में एसिमिलाइज जल्दी हो जाएगा, है ना। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हमारे मतलब भाई हैं उनको है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये बीमारी जो है ना, वो आनुवंशिकता उसमें बहुत सारी पाई जाती है, और आनुवंशिकता के हिसाब से रातन नक्तांधता वगैरह जो बताइए ना, उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट रहती है। उसका विटामिन ए से वगैरह आधुनिक शास्त्र ए और ई से उसका संबंध लगाता है, लेकिन आयुर्वेद का सोचना अलग रहता है। आप क्या सोचे कि रेटिनल पिगमेंटोसा ये ऑप्थेलॉजी के हिसाब से अगर देखते तो आँख ही सिर्फ आप सोचेंगे, लेकिन वैद्य जो काम करता है, अभी हमारे यहाँ जो पेशेंट रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, गृहिणी से ट्रीटमेंट देते हैं। तो गृहिणी में पित्त कला है, वहाँ मज्जादार कला है, वहाँ काम शुरू कर दो। कल ही वो एक राधिका पुन नाम की हमारे एक स्टूडेंट है, उसका फ़ोन आ गया था। एक पेशेंट को उसने, डॉक्टर ही थे, उनके बीवी को ये रेटिनल पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम थी, उसमें 15 दिन की दवा दी थी सिर्फ, और बहुत सारी दवाएं घूमकर वो मद्रास वगैरह सब जाके आई थे, हैदराबाद वगैरह। तो उसने गृहिणी की पटोलॉजी वगैरह ट्रीटमेंट लगाई, रस हृदय पोटली वगैरह दे दी, आंखों में डालने की दवा दे दी, तो 15 दिन में उसको दिखना शुरू हो गया। जिस आँख से उसको दिखाई नहीं दे रहा था दिन को, रात को, तो ये धीरे धीरे कम होता गया। अभी मैंने बोला है वैसा ही आपके पेशेंट को हो जाएगा, ऐसा नहीं, उसका अलग कारण हो सकता है। अभी देखो, चक्षुष तेजोमयी तस्य विशेषात् श्लेष्मणो भयम्, कफ का भय रहता है, तो हम क्या देखते हैं, कफ कहाँ है, कफ कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, जोड़ों में कफ है, सिर में कफ है, चेस्ट में कफ है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कृमि जो रहते हैं, कृमि वो भी कीड़े क्या है, कफ है, उसकी प्रकृति कफ है। तो पक्वाशय में अगर कफ बढ़ गए तो अधोवात का और पक्वाशय का संबंध आंखों से है ना। तो कुछ रेटिनल पिगमेंटोसा के पेशेंट को ट्रीट करते वक्त
कीड़े पेट में रहते हैं, वो गिर गए तो भी दिखना शुरू हो जाता है, इतना रहता है। तो आपको ये सोचना होगा कि बलगम यानी कौन सा बलगम उसमें बढ़ गया है। वो आदमी बाकी कुछ खाता पीता नहीं है और ठंडी जगह में जाके बैठता है, तो शीत गुण जो है वात का भी और कब का ही है, तो वो पड़ा रहा बैठा रहा तो उसके शरीर में कब बढ़ जाएगा, उसको ठंडक लग गई तो आंखें खराब हो जाएगी। तो उसका ठंडी जगह में बैठना इटसेल्फ इज अ कॉज फॉर रेटिनल पिगमेंटस का जो सिम्टम्स है वो एग्रीवेट हो जाएगी उससे, ऐसा हो जाता है। तो उसको सिर्फ ये बताना है कि वहाँ तुम मत बैठो और स्वेदन कर लो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो वो सोचकर ट्रीटमेंट करनी है ना। तो उनको अपने यहाँ अगर जो अगली बार लेकर आए तो हाँ, एक मरतबा हम नाड़ी देख लेंगे। रोज 3 ला थांबूया, 5 मिनिटं अजून, आधा पौना घंटा हो गए। सर एक सीए के पेशेंट में आपने सुपारी पान का नशा दिया था जब, तो कल या परसों आया था ना, 4 दिन पहले। हाँ बराबर है। कौन सा था पेशेंट, कौन सा कैंसर था? पूगी फल हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी बार, लेकिन पेट साफ होने के लिए। पहली बात ऐसी है, विष का गुण जो है ना, व्यवाही विकास है, विष के जो वेग आते हैं शरीर में, उसमें दूसरे तीसरे वेग में ग्रंथीय लक्षण बताया है। तो शरीर ब्रेन को इम्पल्स देने के लिए वो दे दी है ये चीज़। सच बोले तो उसमें आपको कटफल या वचा या ब्राह्मी ऐसा संज्ञा संपन्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना विकासी गुण नहीं है जितना पूगी फल में है। और वो पूगी हमने जो पानी में पकाकर जो लेते हैं ना, वो ले लिए और उसका फांड बताया। तो उससे ये व्यवहारिक विकास काम जो है ना, दवाओं का जो है वो बढ़ाने के लिए और ड्रग एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए हमने दे दिए। उसके साथ पूगी कैसी है, कड़क और घनी ग्रंथि जैसी है ना। उस पौधे की वो क्या है, शुक्र धातु है वो, है ना। फूल और फल क्या है, सेक्स ऑर्गन्स और ये है ना। इसलिए वो शुक्र के ऊपर ज़्यादा काम करके जनन शक्ति जिसमें है या प्रोपोगेशन जिससे हो जाता है, उसके ऊपर काम करने के लिए हमने दे दिया। हर एक पेशेंट को हम नहीं देते, कुछ कुछ पेशेंट को जब नाड़ी से आ जाता है तो दे देते। सर रसौषधियों का सेवन में जैसे मॉडर्न वाले डराते हैं कि मेटलिक ज्यादा जाएगा तो किडनी डैमेज हो जाएगी। जैसे आपने अभी बताया कि 3 ककार है 8, उनको बंद करना है। और उसमें क्या क्या सावधानियां होती है रसौषधियों के सेवन में? और इसमें रसौषधि का रस सेवन करते वक्त क्या क्या करना चाहिए, ये रस रत्न समुच्चय में रस जननी में दे दिया है। जब देते तो क्या क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, धूप में ज़्यादा मत निकलना, खट्टी चीज़ें वगैरह नहीं ज़्यादा खानी है, अभी का काराष्ट्र जो बताया वो नहीं लेना है, 42 डेज तक देना है और 7 दिन बीच में विश्राम देना है, फिर से शुरू करना है। ये सब चीज़ें मायने रखती है ना। आता मी इथनं सांगतो, त्यांना द्यायचं सांगतो। आता हे नको ना, सरांना अपॉइंटमेंट आहे, बाहेर जायचं आहे म्हणून। फॉलोअप दे दिए, 3 नवीन पैचेस आले ना, और 20 दिन का खंड हो गया क्या? खजीरा रेस्ट तेवढे दे, खाना खाने के बाद देतो। आणि पुढच्या वेळेला सर बघतील ना लवकर यायचं। और सर अम्लपित्त, रक्तपित्त, वात रक्त, सर इनको पित्त पित्त सभी में आता है, तो इनकी संप्राप्ति अलग अलग कैसे विचार करें? अम्लपित्त ये लक्षण भी हो सकता है, वात रक्त भी लक्षण हो सकता है। छुएने काटा तो वात रक्त ये लक्षण भी आ जाता है, लेकिन वात रक्त ये संप्राप्ति ज़्यादा निबिड़ है। और कौन सा तीसरा बोला? रक्तपित्त, रक्तपित्त, अम्लपित्त, वात रक्त। हाँ, अम्लपित्त ये मैंने बताया
रक्त पित्त जो है वो एक्सक्लूसिवली रक्त की बीमारी है। उसमें रक्तोत्पित्तम, रक्तेन दूषितम पित्तम, रक्त इति पित्तम, ऐसी तीन ही तरह से रक्त बिगड़ जाता है। संप्राप्ति रस से भी शुरू हो सकती है, बाद में रक्त खराब होना ये भी तय हो सकता है। लेकिन वात रक्त की संप्राप्ति है जो छोटे अस्थियों की है, यानी जिसमें सरक्त मेद है, तो उसमें मेद का भी सोचना है और रक्त का भी सोचना है। उसकी वजह से, और उसमें वात का अधिक के ज़्यादा जब हो जाता है तो ये संप्राप्ति हो जाती है। कफज वात रक्त जो रहता है, कफ से युक्त वात रक्त, उसके सब लक्षण जो है वो आम वात जैसे दिखते हैं, जो अलग बीमारी बाद में मानी है, हर बड़े जोड़ों में होती है ऐसा बताया है। छोटे दर्दों जोड़ों में जो हो जाता है वो वात रक्त हो जाता है। तो दवाओं के नाम ये बीमारियों के नाम ये अलग चीज़ है, वो ज़्यादा आप नहीं सोचे तो भी चलेगा। लेकिन गिवन पेशेंट में कौन सा धातु बिगड़ गया है, कौन सा दोष बिगड़ गया है, कौन सा मल बिगड़ गया है, ये पहले देखना है। और उसका स्रोतस बाद में हमें चेक करना है, वहाँ खराबी कितनी आ गई है, तो हमें उसकी अवस्था पता चल जाती है कि उसकी अवस्था जो है वो अभी धातुगत हो गई या नहीं हो रही है। उसके साथ जुड़ी जो बीमारियाँ है वो व्याधि संकर है, दो अलग अलग बीमारियाँ है जो या मूल बीमारी से दूसरी बीमारी संप्राप्ति कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से आ रही है, वो हमें देखना है। और ये होने के बाद हमें चिकित्सा सूत्र जो है वो तय करना है। तो स्वतंत्र व्याधि है या परतंत्र व्याधि है, दो दो है या एक है, लक्षण कौन कौन से है, और संप्राप्ति कहाँ हो गई उसका शारीर लगवाना है, ऐसा करना है। तो आपको बीमारी का नाम ध्यान में नहीं आया तो भी कोई चिंता की बात नहीं है ना। चलो आखिरी सवाल पूछना है किसी को? हाँ बोल। सर खलबे यंत्र जो हम लोग यूज करते हैं उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के पत्थर आते हैं। एक हंसराज पत्थर का है, एक तांबड़ा पत्थर है, और एक अपना जो कसौटी का पत्थर है वो है। फिर एक अभी कोल्हापुर में देखा तो वो एक अलग पत्थर था, वो ज्योतिबा का जो ज्योतिबा पत्थर है का ना, पत्थर है। हाँ वो लोहे जैसा रहता है हाँ। और उसमें गिरावट आती नहीं, यानी ये इमाम दस्ता एक ही पत्थर के होने चाहिए, नीचे वाला अलग है ऊपर वाला अलग है, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा आता है। आपकी दवा आपने इतनी ले ली है 50 ग्राम, तो 150 ग्राम हो जाएगी, आप हैरान हो जाएगी इतनी कैसी मेरी दवा तक बन गई है, तो उसमें पत्थर रहता है। हाँ, वो इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको दोनों इमाम दस्ता जो है ना एक ही पत्थर का होना चाहिए। ज्योतिबा का दगड़ अगर आपको मिल गया तो उसमें घिसावट जिसको बोलते हैं ना वो कम रहती है, वो इस्तेमाल करो आप। बाकी के पत्थरों का मुझे पता नहीं, क्योंकि हम ज्योतिबा ही कर रहे हैं 40 बरस से, हमें पता नहीं वो। तो ये इस्तेमाल करके देख लेना। और उसमें स्पीड जो रहता है ना उसका आरपीएम वो 72 एडजस्ट कर दो। हमारे हार्ट के कितने हैं बीट्स? 72। भावना लगाते हुए आप बैठ गए ना अकेले, कोई नहीं आपके साथ, तो आपका हार्ट का रिदम और उसका एक हो जाता है और वो 72 रहता है। तो 72 कर दिया तो आदमी ने किया हुआ वो संस्कार रहता है, और उसमें टेम्परेचर उस दवा का बढ़ता नहीं, इसलिए एक्टिव प्रिंसिपल खराब नहीं होता और दवा अच्छी तैयार हो जाती है। जल्दी जल्दी करना है, इसलिए ये जोर से घुमाना है ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाथ नहीं लगा सकते आप। तो ऐसे करने वाली कंपनियां रहती है तो उसमें कुछ मिलता नहीं, ऐसा मत करना। आता विश्वात्मके देवे येणेवाग्यग्ने तोषावे तोषो मद द्यावे पसाय दानहे जे घ्रांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रखवाडो।
उसके बाद वो नॉर्मल तौर पर जो कर्वेचर्स रहते हैं वो देखने, पीठ की हड्डी दोनों बाजू ऊपर नहीं आ गई है ना, यानी स्कोलियोसिस नहीं ना, वो देखना है। हेमी वर्टिब्रा बटरफ्लाई वर्टिब्रा समझता नहीं, लेकिन उससे जो डिफॉर्मिटी आती है वो समझ में आती है। पीठ का स्पर्श देखना है, गर्म है या ठंडा है। बहुत सारी बार पीठ में जो दर्द रहता है वो हार्ट अटैक की वजह से रहता है, तो वैसे सिम्टम उसके साथ नहीं ना वो देखते हैं। मसल में पेन है, टेंडॉन्स में या हड्डी में पेन है, वो देखते हैं। कौन से हिस्से में है उसके हिसाब से वो जो अंदर का चक्र रहता है उसका असर सामने वाले एडजेसेंट ऑर्गन में रहता है, तो वो कोरिलेट करके देखते हैं। कंधा ऊपर नीचे रहना, सर्वाइकल रिब है उसकी वजह से पेन रहना, ये अलग अलग चीज़ें रहती है। तो वो दबाकर और स्पर्श से हमें पता चल जाता है बहुत सारी चीज़ें, और बाद में वो डॉक्टर के जो रिपोर्ट रहेंगे उसके साथ वो कोरिलेट करना चाहिए, तो आपका निदान जो है वो सही हो जाएगा, है ना। मांसगत वात है, मज्जागत वात है, अस्सी मज्जागत वात है, या सिर्फ ये बाम्बू स्पाइन है, एंकुलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह, तो वात रक्त की और निबिड़ अवस्था रहती है। तो ये निदान पीठ की हड्डी देखने से, मेरुदंड देखने से, स्कैपुलर रीजन जो है वो देखने से हो जाता है। सर एका पेशंटला आपण पेपरी शीट स्कॉलियोसिसचा पेशंट होता, त्याला पेपरी शीट टाकली होती, ते झालं की नंतर मला पेशंट पहले पाचन करने के लिए पहले ही दिन अगर भल्ला तक ले लिया और भल्ला तक की रिएक्शन आ गई तो दिक्कत पैदा हो जाती है ना। और पेशेंट नया था इसलिए हमने पहले पिप्पलिक शीरपाक दे दिए, वो अगर हजम होता है, लीवर का काम एक्टिवेट हो जाता है, तो आने वाली जो बाकी की ट्रीटमेंट है उसमें हमने कंडरागत, मज्जागत, स्नायुगत वात इसकी ट्रीटमेंट कर दी है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगी। अगर पहले नहीं देता और भल्ला तक दे देता और उसकी रिएक्शन आ जाती तो बाकी की दवाई बंद पड़ जाती, इसलिए पहले हमने पिप्पलिक शीरपाक दे दिए और बाद में भल्ला तक का। भल्ला तक का ही असर अच्छा आता है, स्कोलियोसिस के लोगों में ज़्यादा करके अच्छा आ जाता है। कंचनार गुगुल और भल्ला तक क्षीरपाक इसका बहुत अच्छा असर स्कोलियोसिस के पेशेंट में आ जाता है। जिनकी हाइट बढ़ना बंद हो गया है ऐसे स्कोलियोसिस के लोग जो है ना, उनको बहुत अच्छी दवाएं आयुर्वेद में मिलती है। कुब्जतों की दवा इसमें इस्तेमाल करनी है, खंजनीकारी रस काम में आता है। तो देश, दोष और अवस्था के हिसाब से हम दवा दे सकते हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का जो पेशेंट आया था, इसमें आपने बताया था कि पहले पीलिया हो जाता है, देन हिचकी लग जाती है, देन डेथ हो जाती है। हाँ। ये वाली संक्रांति किस तरीके से? कैसा है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का वो पेशेंट जो था उत्तराखंड था ना, तो बात ऐसी रहती कि बीमारी बढ़ गई है तो यकृत में पत्थर जैसी संप्राप्ति हो जाती है, यानी अंदर पत्थर रखा है ऐसा लगता है। अभी यकृत क्या है, रक्त व स्रोत का मूल स्थान है और उसका स्पर्श मसरून होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, वहाँ गर्मी लगनी चाहिए पेट में। तो उन लोगों का जो स्पर्श रहता है वो घना और सख्त रहता है कि अंदर पत्थर रख दिया है ऊपर को। तो इसका मतलब क्या है कि रक्त धातु में अस्थि धातु का विमार्गम, तो संप्राप्ति ये जब बढ़ जाती है, यकृत का काम अच्छी तरह से नहीं हो पाता या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुद्धबत कामना हो जाती है, तो पीलिया बढ़ जाता है। तो पीलिया बढ़ गया तो उसका असर पहले महाप्राचुरक यानी डायफ्राम के ऊपर आ जाता है और हिचकी शुरू हो जाती है। तो ये हिचकी नॉर्मल तौर पर जो कामला रहती है उसमें हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कृमि कुठार या कृमि मुद्गर रस का चाटन देने से या सेंधा नमक का जल डालने से वो कम हो जाता है। और संप्राप्ति भंग करने के लिए कई सारी दवाएं कामला के लिए, लेकिन वो अगर कैंसर की वजह से हो रहा है तो अंदर की गांठ जितने दिन है उतनी दिन वो तकलीफ देता रहता है। और बाद में श्वास यकृत में कुछ भी बिगाड़ आ गया तो दम लगना ये तय है। उसका संबंध क्या है, तो फेफड़ों की उत्पत्ति रक्त के फेन से बनती है और रक्त का मूल स्थान जो है वो यकृत है, इसलिए श्वास लगता है। श्वास और हिचका की संप्राप्ति एक जैसी बताइए, दोनों अध्याय एक ही वर्णन करते हैं, है ना चरक जी।
तो उसकी वजह से हिक्का और श्वास, और उसमें महाश्वास उत्पन्न हो जाता है या छिन्न श्वास उत्पन्न होता है या ऊर्ध्व श्वास उत्पन्न होता है, और ये आमतौर पर आरक्षण सूचक लक्षण रहता है और ये पीलिया में पाया जाता है। तो अभी निदान उसका छिन्न श्वास, महाश्वास या ऊर्ध्व श्वास नहीं होगा, उसकी यकृत की जो बीमारी है अभी वो हो जाएगी। तो उसके लिए हमने दवा अभी दे दिए, और यकृत का काम अच्छा करने के लिए जो कुछ आयुर्वेद के हिसाब से उसमें उदरशूल, गुल्म और ग्रंथि, इन तीनों का सोचकर हमने दवा दे दी। लेकिन हिचकी एक बार शुरू हो गई हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में, तो श्वास की संप्राप्ति भी आ जाती है और बहुत दिक्कतें हो जाती है, इसलिए लाइफ स्पैन बहुत कम रहता है इन लोगों का। में पाइनएप्पल जूस के साथ आपने दिए, तो आपने बताया था कि मेद को लिक्विफाई करता है। मेद को लिक्विफाई करता है। पाइनएप्पल से उसकी भूख जो है ना, हमें अनानास से बढ़ानी है, इसलिए हमने उसका अनुपात दे दिया है। मेरे ख्याल से उसमें अदरक भी डाला है हमने, और मुरुवेन्ना, दगड़ी पाला जो रहता है उसका रस भी डाला है। तो उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड तैयार होना और ऑक्सीजन खून में टिकने के लिए जो कुछ चीज़ें हम प्राणायाम से करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो भूख समझो बढ़ गई तो कामला पीलिया अपने आप कम हो जाएगा, और एक बार पीलिया कम हो गया तो और भूख बढ़ेगी, और बाद में हम ग्रंथियों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो पहले पेशेंट जिंदा तो रहना चाहिए, सिर्फ जिंदा कब रहेगा, अग्नि अच्छा हो जाएगा तो रह जाएगा, भूख बढ़ेगी तो हो जाएगा। और भूख बढ़ती है तो कोई भी बीमारी कम हो जाती है। ग्रंथि जो है वो वात की वजह से और कफ की वजह से होते हैं, वात और कफ का शमन भी होता है, अग्नि संरक्षित हो गया और खाना गया तो इसलिए भूख बढ़ाना बहुत जरूरी है। और वही चीज़ मैलिग्नेंसी में कम रहती है, भूख लगती नहीं और वेट कम होता जाता है ना। सर हमारे लास्ट लेक्चर से कुछ प्रश्न आए थे कमेंट्स में। एक 35 इयर्स मेल पेशेंट है। उसके पहले मैं निवेदन करता है, कोई भी सर आपके रहे या मैं रहे तो बीमारी आप पूछ रहे हैं पेशेंट की और उसकी दवा मांग रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। आपको पीछे की सोच पता होनी चाहिए, नहीं तो उसका स्वरूप कैसा हो जाएगा कि ये लक्षण है और उसकी दवा दे दो। तो दुष्टम देशम बलम कालम की हिसाब से अवस्था देखकर दवा देनी होती है। पेशेंट तो मेरे सामने नहीं है और मेरे तजुर्बे से मैं अगर बताता है और वो लागू नहीं हो गया तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आप सोच ऐसी रखें कि बीमारी का आपने क्या सोचा है और उसमें आपको दिक्कतें कहाँ आप पूछते जाना। आप दवा पूछने से ये बेहतर है, क्योंकि हर एक की सोच अलग रहती है। अभी हाइड्रोकेफेलिस की दवा बता दो, ऐसा अगर किसी ने बोल दिया तो हाइड्रोकेफेलिस क्या है, हमारे शरीर में क्रोष्टुक की संप्राप्ति जैसी घुटनों के ऊपर होती है या जलोदर की पेट के ऊपर होती है, वैसी सिर में हो गई है। तो उधर स्थान वैसे हो गए और उधर की और क्रोष्टुक की दवा वहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोच इंपॉर्टेंट है, दवा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका पेशेंट का पूरा मुझे पता नहीं रहेगा, पूर्व व्याधि वृत्त क्या है, अनुवंशिकता क्या है, वो काम क्या कर रहा है, उसका मानव स्वभाव कैसा है, तो सिर्फ दवा बताने से कुछ नहीं होने वाला। तो पीछे की सोच जो है ना वो आप सोचते जाना, इसलिए तो ये लेक्चर शुरू कर दिया है। अभी यहाँ जो सवाल पूछे जाते हैं उससे धीरे धीरे 1 बरस के बाद आपकी वो सोच जो है वो डेवलप हो जाएगी। अभी तो शुरुआत कर दी है, तो किसी का सवाल मैंने लिया है, किसी का नहीं लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ मुझे आ जाएगा मैं बताएगा, लेकिन उसके पीछे सिर्फ बीमारी और दवा ऐसा नहीं करना है। एलोपैथी जैसी तो सोच रहती नहीं आयुर्वेद में। तो आप क्या करें कि आपका जो पेशेंट रहता है उसका क्या बिगड़ा है और कैसा उसके ऊपर काम करना चाहिए, ये समझ हमारे लेक्चर से आपको जितनी मिलती जाएगी वो आप लेते जाना। ठीक है। 35 इयर्स का मेल पेशेंट है सर, कफ पित्त की प्रकृति है और शरीर बल कम है उसका, अभी बेड रिडन है 1.5 साल से, और इसकी हिस्ट्री जो है वो आम बात की है, बात रखी है 15 साल से। उन्होंने पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स वगैरह लिए हैं। फिर हेतु उनके दिवा स्वप्न रात्रि जागरण है, त्रिक और धनु स्तंभ, मन्या स्तंभ, अवभाव, पर्वभेद संधिशूल और बल मांस का क्षय हो रहा है। तो ऐसे में क्या विचार? अभी देखो ना, इसमें दंश की हिस्ट्री आई ही नहीं है ना। बचपन से लेकर अभी तक उसको बिच्छू ने काटा है, खटमल ने काटा है,
मच्छर तो काटते ही रहते, पिसू जिसको बोलते हैं मराठी में वो, या गोचिड नाम का एक छोटा कीड़ा रहता है, उसने अगर काटा है तो भी ऐसे लक्षण आ जाते हैं। तो ये बीमारियां जब ऐसी बड़ी हो जाती है और बाकी किसी का असर नहीं आता ना, तो दंश का और अगर तंत्र का आपको सोचना होगा। तो इस हिसाब से इसमें कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ वात रक्त की आम वात की दवा, आपको भी पता है मुझे भी पता है, तो उसका ये कुछ बनता नहीं। तो इसलिए पेशेंट का यथा दृष्टिने दोषेना आपको समझना होगा कि पेशेंट बराबर नॉर्मल कब था और वो धीरे धीरे कैसा बिगड़ता गया, उस वक्त उसका खाना पीना बर्ताव कैसा था, वो क्या काम करता था और उसको कौन कौन सी बीमारी आ गई थी, उसके लिए कौन सी दवा ले ली, तो आपको संप्राप्ति अभी तक क्यों ऐसी हो गई है ये समझ में आ जाएगा। उससे विरुद्ध गुण की ट्रीटमेंट करनी होती है। तो इस हिसाब से इस पेशेंट की तरफ देखना होगा। बहुत सारी बार ऐसा रहता है कि ऑटोइम्यून डिसीज अभी मिलते हैं बहुत सारे, तो बचपन में से लेकर अभी तक जो कुछ वैक्सीनेशन कर दिए उसका असर जो रहता है वो एंटीबॉडीज का आ जाता है उनके शरीर के ऊपर और उसकी वजह से बीमारी रहती है। तो उस वक्त वैक्सीनेशन का पता होना चाहिए। तो ये इसलिए हमारे पास 4 पन्ने का एक पेपर रहता है, वो पूरा हम भर लेते हैं और बाद में दवा दे देते हैं। तो इसलिए सोच जो है ना इसमें ये होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो अगध तंत्र की केस है, काय चिकित्सा के है, या और कोई किसी चीज़ से वो हो गया, ऑटोइम्यून डिसीज वगैरह की वजह से हो गया। तो ऐसी सोच रहती है। इसलिए आपकी सोच जो है ना वो हम जो बताते हैं उससे आप डेवलप करो, तो दवाएं ढेर सारी मिलती जाएगी। भारत भैषज रत्नाकर, भैषज रत्नावली, सिद्ध औषध मणिमाला वगैरह कितनी दवाएं हैं, लेकिन उसका वो इस्तेमाल कर ऐसा करना ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सोच आप डेवलप करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस पेशेंट के बारे में भी आप वैक्सीनेशन का और दंश का पहले सोच ले। दंश अगर कीटक दंश आपको मिल गया, बिच्छू का दंश वगैरह मिल गया, दंशा दंश मिल गया, तो उसकी ट्रीटमेंट आगत तंत्र से निकाल कर देनी है। पहले पाचन करना है, दीपन पाचन अनुलोमन करके ये करना है, और बाद में वात रक्त के लिए वैतरण बस्ती और मुस्तादियापन बस्ती जो है ना अवस्थाबाजी से आप दे सकते हैं, उसकी तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। जब पेशेंट यंग रहता है और उसमें तकलीफ रहती है ना, तो अक्सर राजक्षमा जो है ना उसका सोचना होता है, तो वो भी आप देख ले। ये सब होने के बावजूद भी किसी को अगर तकलीफ होती है तो दैव उपाश्रय चिकित्सा जो है उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। तो मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग रहता है। इतना लंबा रहकर हम सब चीज़ें बता नहीं सकते, इसलिए सिर्फ दिग्दर्शन हम करेंगे, गाइडलाइन दे देंगे, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस जो है ना आपका करते जाए। एक अक्षय जैन वैद्य हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि त्वक रुक्षता ये लक्षण जो है ये रक्त क्षय का है या वात प्रकृति का है? अभी देखो, त्वचा किसकी है तो वात की है, रस्यापी श्लेष्म में बताए तो कफ की भी है। अभी प्रॉब्लम ये आ गई कि शिरे से तक शरीर में स्किन से निकलने वाला जो हमारे शरीर का हिस्सा है उससे धातु क्षय होता जाएगा। अभी इस सीजन में अगर रुक्षता आ गई तो वो ठंडक की वजह से रहेगी। स्वेद क्षय रोमच्युति स्फुटनम त्वचा स्तब्ध रोमता, उसमें स्फुटनम त्वचा जो आ गई वो स्वेद क्षय की हो गई। अभी स्वेद कहाँ है, पित्तम तो स्वेद रक्त हो, तो रक्त से उसका ताल्लुक है। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ना, यानी शारीर लगाना होगा किससे ये आ गए। तो धातु क्षय जन्य वात प्रकोप की वजह से भी हो सकता है, स्वेद क्षय की वजह से भी हो सकता है, कुष्ठ का पूर्व रूप होने की वजह से भी हो सकता है। ऐसे उसके अलग अलग निदान हो सकते हैं, तो वो को रिलेट करने हैं। अगर धातु क्षय से हो गया तो बाकी की जगह धातु क्षय के लक्षण दिखने चाहिए, या धातु क्षय का निदान दिखना चाहिए। अतिमैथुन, रक्त मोक्षण करते लोग बहुत सारी बार, या ब्लड जो है डोनेट करते हैं तो 1 बरस में 4 बार होगा, तो उनको हो सकता है कि 40+ होने के बाद धातु क्षय उत्पन्न हो सकता है। तो ये लक्षण कौन सा भी रहे तो उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम जो है ना वो देखकर आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको दवा देनी है। अभी सिर्फ रुक्षता रहे तो विचारणा से जो है उसमें से फाणित और घी देने से भी वो आराम हो जाएगा, है ना। अगर स्वेद क्षय है तो आपको त्रिभुवन कीर्ति देने से भी फायदा हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्वेद आ जाएगा उससे। तो ट्रीटमेंट बदलती रहती है जो आपका निदान है उसके हिसाब से। तो कोई भी बीमारी का आप जब सोचते हैं तो उसका शरीर वहाँ लगवा दो, त्वचा का शरीर, रोमरंध्र का शरीर, वहाँ के रोमकूप का शरीर, रक्त का शरीर, पित्त, उसके बारे में आप सोचते गए तो ये आसान हो जाएगी चीज़।
इन्हीं का दूसरा प्रश्न ये है सर कि फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स आजकल बहुत हैं और एलोपैथिक में सिर्फ टेम्पररी ट्रीटमेंट इनको मिल रहा है प्लस रिकरेंस बहुत बढ़ गया है इनका, तो उस में हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ऐसा आयुर्वेदिक डॉक्टर? फंगल इन्फेक्शन हो गए तो आजकल लोग क्या करते हैं, डॉक्टर की दवा ले लेते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। पहले फंगल इन्फेक्शन नहीं रहता, लेकिन पेट का इन्फेक्शन हो गया है, कान का हो गया है, दांत का हो गया है तो एंटीबायोटिक वगैरह दिया जाता है। बुखार आ गया है तो पैरासिटामोल दिया जाता है। वो तो नंबर 1 की दवा है लीवर को बिगाड़ने वाली। तो उससे आपके शरीर में इम्यूनिटी, अगर लीवर ही डैमेज आपका हो गया तो लीवर एक्ट्स एज अ चेकपोस्ट इन बॉडी, तो वो अगर खराब हो गया तो आपकी बॉडी में इम्यूनो सिस्टम जो है वो मार खाना शुरू कर देगी। इम्यूनिटी कम हो गई तो फंगस बढ़ता है। तो आप एंटीबैक्टीरियल ले रहे हैं डॉक्टर से, एंटीवायरल ले रहे हैं, आपके खाने में चीज़ पनीर जैसी सड़ी हुई चीज़ें, इडली डोसा जैसी चीज़ें आप खा रहे हैं तो वो उसमें तो फंगस रहता ही है। तो वृद्धि समाने सर्वेक्षण से आपकी ये इम्यूनिटी जो है और कम होती जाएगी और फंगस बढ़ता जाएगा। इसके साथ आप पेट साफ नहीं करते, देर रात से सोते, सुबह जल्दी उठते नहीं, कर्ड वगैरह रात को सेवन कर देते, इसलिए ये बढ़ गया है। तो उसका पूरा का पूरा कारण जो है ना, उसमें आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार का जो जिक्र आयुर्वेद में किया है वो होता नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो आपके शरीर में अगर नव चैतन्य का आविर्भाव होना है और फंगस कमी करने हैं तो आपका खून जो है वो ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए और इम्यूनो सिस्टम तगड़ी होनी चाहिए। इम्यूनो सिस्टम खाने से तगड़ी होती नहीं, लंघन से होती है। तो जितना आप लंघन करेंगे उतना फायदा हो जाएगा। भूख लगे तो खाना खाना है परहेज का, जो त्वचा रोग अध्याय में बताया वो खाना चाहिए। उसके साथ प्राणायाम वगैरह करने चाहिए। और आर्गो जो है ना, भावा, उससे 80% फंगल इन्फेक्शन जो है ना सिर्फ भावे से चला जाता है, आर्गो से। उसका फाट रात को सोते वक्त लेना है। एरंडी का तेल आप ले सकते हैं। लगाने के लिए जो दवा है वो एक बार पाचन हो गया तो स्नेहन अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आप सुरसादिगण इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्कादिगण इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दवाएं तो बहुत सारी है। तो आपकी सोच फंगल इन्फेक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए। आमतौर आपका खाना कैसा है, पीना कैसा है, वो बर्ताव आयुर्वेदिक है या नहीं देखना है। और आधुनिक शास्त्रों की दवा जब लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट के हिसाब से फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा दिखाई देते हैं आजकल। इतने होते हैं कि आपके मुंह से अंदर इसोफेगस, आमाशय, इसके ऊपर भी एंडोस्कोपी में दिखाई देते हैं, उसके कॉलोनीज रहते हैं फंगस के। और वो आगे जाकर बाद में उस वहाँ मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। तो कभी भी फंगस आपके शरीर के ऊपर आ गया तो आपकी इम्यूनिटी कम है, अग्नि बढ़ाओ, शुक्र का रक्षण करो, रक्त को शुद्ध करो। सर कौन जो हो जाते हैं उनका आयुर्वेद में विचार कैसे करना चाहिए, और अग्निकर्म करके और उसके साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन दे सकते हैं या क्या देना चाहिए? कांटा लग गया है या कांच लग गई है और अंदर रह गई है तो उससे भी कौन उत्पन्न होता है, वो प्रोटेक्टिव फेनोमिना रहती है। लेकिन बाकी के लोगों को एडी करंट जैसे रहते हैं ना, फैन ऐसा घूमता है ना, टेबल फैन, तो एडी करंट की वजह से फिरता है, ऐसे ऐसे करंट उसमें रहते हैं, फिर उल्टे उल्टे घूमते हैं। तो वैसा जब माउस में हो जाता है वात की वजह से, तो वायु का अनुलोमन होना जरूरी है। तो वायु का अनुलोमन अधोमार्ग में करने वाली सबसे अच्छी चीज़ जो है वो एरंडी का तेल और सहचर तेल है। तो सहचर तेल की बस्ती ले सकते हैं, सहचर तेल पेट में ले सकते हैं। सहचर की जो सीड रहती है ना वो वी शेप रहती है, जैसा ये रहता है ना, कदर रहता है कॉर्न, वैसे रहती है, तो वो भी वहाँ लगा सकते हैं। अग्निकर्म कर रहेंगे तो 1-2 रहे तो करेंगे, लेकिन कई कई लोगों को हाथ में और पैर में 30-30, 40-40 कॉर्न रहते हैं, उस वक्त क्या करेंगे? तो उस वक्त आपको मांसगत वात, मेदोगत वात, कंडरागत स्नायुगत वात की ट्रीटमेंट करनी है। वो विरेचन और बस्ती है। तो ये चीज़ लेकर वो करना है। आपके तल हाथ और तल पाव ये किसके, रक्त के, तो रक्त पाचक दे दो, मांस पाचक का काढ़ा दे दो, मेदो पाचक का काढ़ा दे दो। तो ये अंदर से ये चीज़ें जो है वो मिटना शुरू हो जाएगा। वात का अनुलोम करना इसके साथ जरूरी है। खाना जो रहता है उसमें मांस वाहिनी जो है वो दुष्ट करने वाली जो चीज़ें, कर्ड है, विरुद्धार है, दोपहर का सोना है, बहुत सारा व्यायाम करना है, या मांस धातु को मार लगना है, इसकी वजह से ये होता है। तो उसके लिए आपको खाना चेंज करना चाहिए। रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक पेट में देने हैं। और जो नॉर्मल तौर पर षड रसात्मक आहार है उसमें ज़्यादा करके आपको रोटी खानी है। चावल के बदले और गेहूं के बदले आप रोटी खा सकते हैं, ज्वार की या रागी की रोटी वगैरह, मूंग की दाल, तुअर की दाल, या फल सब्जी ले सकते हैं।
तो उससे ये धीरे धीरे करके सब चीज़ें आराम हो जाती है। लगाने के लिए बहुत सारी तेलें रहती है। यहाँ एक शिचो नाम का तेल है, वो लगाने से धीरे धीरे वो डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मेन सोच जो अभी मैंने बताई वो अप्लाई करनी है। दवाएं आप खुद भी निकाल सकते हैं, उसके पीछे की जो सोच है ना मैंने आपको बताई। और ये बहुत सारी बार अनुवंशिक भी रहता है। ऐसे लोगों को जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसके बच्चे कितने हैं वो देखने हैं, और वो मेनार्की या प्यूबर्टी का एज रहे तो उस वक्त उनको दवा देनी है। कांचनार गुगुल जैसी दवा या केशर गुगुल जैसी दवा, ये आप पेट में दे सकते हैं। और वात का अनुलोमन करने के लिए हर 2 महीने में एक बार एरंडी का तेल पीने के लिए देना है, विरेचन करना है, तो वात का भी शमन हो जाएगा। और वायु अनुलोमित हो गया तो ये संप्राप्ति जो माउस मेद में होती है वो कम होती है। 45 इयर्स की एक मेल पेशेंट है सर, अतिमूत्र प्रवृत्ति है 1.5 और 2 साल से। हर 1.5-2 घंटे में मूत्र प्रवृत्ति होती है, कोई डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं है उनको। एलोपैथिक ट्रीटमेंट से टेम्पररी रिलीफ होता है, और पेशेंट का इसमें विचार कैसे करना है और इन्वेस्टिगेशंस क्या बता सकते हैं, और मेडिको लीगल एस्पेक्ट से भी क्या इन्वेस्टिगेशंस हमको बताना चाहिए। पहली बात है मूत्र प्रवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन है या क्वांटिटी ऑफ मैच्योरेशन है वो देखना चाहिए। बहुत बार जाते हैं लेकिन क्वांटिटी बहुत थोड़ी रहती है, तो उस वक्त संप्राप्ति पित्तवात की ज़्यादा रहती है। और कफवात की या सिर्फ कफ की जो है वो अति प्रवृत्ति मूत्र की ज़्यादा रहती है। तो बहुमूत्रता जैसा उसमें सोचना चाहिए। औरत रहे तो सोम रोग का सोचना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बार स्पिंक्टर का प्रॉब्लम रहता है, लीक होती रहती है, ऐसा भी होता है, या संसर्ग वहाँ हो गया स्पिंक्टर में, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन रह सकती है। तो वो निदान होना चाहिए। स्त्री पुरुष जो कुछ रहे तो उनका पहले सोनोग्राफी और मूत्र की जो परीक्षण जो रहते हैं वो करने चाहिए। लेकिन आयुर्वेद की सोच की हिसाब से अगर देखा जाता है तो हमें क्या देखना होगा, मूत्र की पहले उत्पत्ति कहाँ है, पक्वाशय में, तो तृतीय अवस्थापक उसका देख लो। कटु विपाकात्मक मल तैयार होना चाहिए, तो उसके लिए खाने में षड्रसात्मक आहार जो है ना वो उस क्रम से दे दो। तीसरा, मूत्र व स्रोतस के पहले आपको पोषक मूत्र जो पक्वाशय में तैयार होता है वो अच्छा होने के लिए आप मूत्र संग्रहणीय गण जो है उसका बस्ती दे दो, तो तैयार होने वाला मूत्र और क्ले जो है वो प्रॉपर तैयार हो जाएगा, प्रॉपर क्वांटिटी में हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वृक्क है, वृक्क के बारे में सोचते हो तो आपको कफ, रक्त और मेद का सोचना चाहिए, उसके पाचन आप दे सकते हैं। बाद में ब्लैडर को अगर इरिटेशन अंदर से रहे तो बार बार मिच्यूरेशन की फ्रीक्वेंसी रहती है, तो मूत्र विरजनीय गण उस वक्त देना है, तो उसका कलर बदलता जाएगा, कंसिस्टेंसी बदलती जाएगी। उसके साथ आपको सोम रोग की बहुमूत्रता की दवा देनी है। रसाधिचूर्ण और लोकेश्वर रस जो है ना, तृष्णा रोग अध्याय में जो बताया है वो बहुत फायदा करते हैं। तृष्णा से अगर संबंध रहे तो ये दवा देनी है। अगर प्रोलैप्स वगैरह है, औरत रहे और उसको प्रोलैप्स रहे और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन रहे तो आपको प्रोलैप्स, वजाइनल प्रोलैप्स रहे तो उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ब्लैडर को अगर कोई बस्त्यादमान रहे तो चांगेरी गुरु के हिसाब से गृहिणी की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, है ना। तो सोच कितनी अलग अलग होती है देखो। तो सिर्फ इतना पेशेंट बताया और मैंने दवा दी है ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मैंने ये पूरी सोच आपको लगवाई। ये कुछ भी नहीं है। और जो उसका ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है उसमें अगर कुछ तब्दीली रहे तो उसकी वजह से भी ब्लैडर के ऊपर असर आ जाता है ना। तो उस वक्त आपको लंबोसक्र लीजन के ऊपर लेप लगवाने हैं संज्ञा स्थापन गणी के, तो ब्लैडर अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देगा। बाद में एक्सटर्नल जीनेटिक्स है वो देखने चाहिए। उसके ऊपर अगर स्किन का इन्फेक्शन रहे, कोई फंगल इन्फेक्शन रहे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो फंगल इन्फेक्शन अंदर चला जाता है ब्लैडर में और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाती है। तो वहाँ किडनी का दोष जो है ना वो फंगस की वजह से रहता है। तो एक्सटर्नल स्किन की ट्रीटमेंट आपको उस वक्त देनी होगी, तो उससे भी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन जो है वो कम आ सकती है। तो इतनी सारी सोच समझ कर पेशेंट कहाँ बैठता है उसके हिसाब से दवा गई तो आपका तीर जो है वो रामबाण जैसा बैठेगा, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा, है ना। तो ये जो हम बोलते हैं ना वो आप ज़्यादा सुन लो, और आपके बाकी के सर वगैरह गुरुजी जो रहते हैं ना उनसे मुलाकात करो,
तो आपका निदान जो है वैद्य समूह निस्संशय कराना ऐसा बताया। वैद्य का जो समूह रहता है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पक्का करके एक निदान की तरफ आ सकता है। उसमें मैत्रीपूर्ण बर्ताव करने वाले वैद्य ऐसा बोलना चाहिए। 4 अलग अलग झगड़ा करने वाले वैद्य एक साथ आ गए तो सब चीज़ों का सत्यानाश होता है। इसलिए वैद्य समूह निस्संशय कराना ऐसा जो बोलते ना, तो वैद्य को एक दूसरे के मन में एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। ऐसे वैद्य एक साथ आते हैं ना तो वहाँ तद्विद्य संभाषा हो जाती है। सर वैसे किरण परमार हैं, तो तालु और क्लोम और उदकवस्त स्रोतस का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जानना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली क्या क्या उससे हम देखें। अभी ये ऑर्गन की निश्चिति जो है ना वो भी रहती नहीं लोगों की। ग्रंथ जो रहते हैं उसमें बीच में बहुत फासला हो गया है। इसे चरक का कहना, सुश्रुत जी का कहना, वाग्भट जी का कहना ये अलग अलग हो सकता है। तो हम जब कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषा के हिसाब से वो ऑर्गन देखना चाहिए। एक दूसरा क्या होना चाहिए, उसका मूल स्थान वगैरह जो बताया है उसके हिसाब से देखा जाए तो वाम पार्श्व यानी क्लोम, राइट लंग जो है वो यानी क्लोम, ट्रैकिया जो है उसको क्लोम बोलते हैं, पेरिकार्डियम यानी क्लोम, गॉल ब्लैडर यानी क्लोम, आग्नेयाशय यानी कि क्लोम, इतने क्लोम बताए हैं। तो खुद एक निर्णय जो है ना वो करना चाहिए। अभी की एनाटॉमी जो है ना वो बहुत अच्छी है, तो एनाटॉमी आधुनिक शास्त्र की आप ले लो, फिजियोलॉजी आयुर्वेद की ले लो, तो आपका काम बन जाएगा और उसके हिसाब से आप काम करते रहना। क्लोम कौन सा ऑर्गन है ये 3 ग्रंथों में आप देखते तो आपको समझ में आएगा नहीं, और क्लोम अवयव निश्चित आप कर नहीं पाएंगे। उसके लिए एक सादा तरीका है। क्लोम अगर पिपासा स्थान है तो तृष्णा रोग अध्याय आप देख लो, उसमें जो वनस्पति आ गई जिस ऑर्गन के ऊपर जाती है वो अवयव क्लोम समझना चाहिए। तो उसमें भी एक दिक्कत आ जाती है कि समझो पक्वाशय में पूरी जरा कला है, वो ऑपरेशन करके काट के फेंक दी तो अस्थि धातु सब ये होता है क्या, पूरी जरा कला के साथ जो जुड़ा हुआ है वो अस्थि सब नष्ट हो जाते नहीं होते? क्योंकि शरीर क्या करता है, बाकी का जो हिस्सा है अंशों का वहाँ पूरी जरा कला और अस्थि जरा का काम शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं समयोग वाहित्व। तो जो क्लोम आप समझते हो वो निकाल कर फेंक दिया तो शरीर दूसरी जगह उसका काम करने की संभावना रख के उस संपूर्ण एपर्चर को या सिस्टम को अम्बुओ स्रोत बोलते हैं। इस हिसाब से आपको देखना होगा। तो खुद आप तय कर लो आपके मन में क्या विचार है क्लोम के बारे में, और मैंने जो चीज़ें बताई उस हिसाब से आप उसका स्टडी करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आग्नेयाशय जो है वो क्लोम होने की संभावना ज़्यादा है, और उसके साथ तालु जो पिपासा स्थान बताया है वो दूसरा एंड उसका रह सकता है, और बीच में अम्बुओ स्रोत जो है ना शरीर में फैला हुआ है। ये मानने से आपका काम होने वाला है। शुक्र वय जो है तैर मूलम वृषणो शेपश, तो वृषण में शुक्र की उत्पत्ति और शेप से बहिर्गमन, इस हिसाब से यूजुअली स्रोतों का वर्णन दिया जाता है। हमारा शरीर जो है वो 2 भागों में बांटा हुआ है दोनों जगह, इसलिए द्वे वो करते, एक बाजू दूसरी बाजू शरीर में, इसलिए 2 स्रोतों का अक्सर वर्णन किया जाता है। तो इस हिसाब से आपको देखना होगा। तो क्लोम अवयव निश्चित करने के पीछे आप मत लगो, आप आपकी सोच जो है ना वो फिक्स कर दो और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दो तो आपको ज़्यादा यश आ जाएगा। सर एक डायबिटीज इंसिपिडिस का पेशेंट आया था जिसका हमने कृष्णा रोग में दान किया है, छोटा सा। उसमें आपने 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे कि पहले नॉर्मल वेट था, अभी वेट लॉस हुआ है, देन मॉडर्न मेडिसिन ली है, बराबर है, एंड कहीं घूमने गए थे। ये सब जो रीजंस है वो उससे कृष्णा में कैसे लेंगे? कैसा होता है डायबिटीज इंसिपिडेंस के जो बच्चे आते हैं ना उनको अनुवश्यकता एक तो रह सकती है, मोटापा रह सकता है, उसकी वजह से शुरुआत हो जाती है, ऐसा होता है। या बहुत पतले दस्त आ जाते हैं, उल्टी वगैरह हो जाती है और बाद में उनको डायबिटीज इंसिपिडेंस की संप्राप्ति हो जाती है। बहुत सारी बार फूड पॉइजनिंग हो जाता है, गोलगप्पे वगैरह मिसल वगैरह खा लेते, भेल वगैरह खा लेते हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस वक्त आपको अगत तंत्र का सोचना होता है। कई बार बहुत प्यास लगती है उनको, तो उसके पहले जोर की हिस्ट्री मिलती है, एंटीबायोटिक लिए हुए रहते हैं और उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है। कई बार वैक्सीनेशन करते हैं कोविड वगैरह का और उसके बाद उसके एंटीबॉडी रिएक्शन जो है ना उसकी वजह से एस्लेसोफ्लैंगेरा मार खाते हैं, आधुनिक शास्त्र का जो कहना है। लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन तृष्णा के हिसाब से रहता है। वो पेशेंट में क्या बता रहा था, बहुत सारी यूरिन हो रही थी
सामने वाला बहुत सारी यूरिन मत बताना, पानी गया तो यूरिन हो जाएगी ना, तो पहले क्या है, प्यास है ना, तो बहुत सारी प्यास लगती थी बोला वो, तो हमारे हिसाब से निदान अभी तो है तृष्णा, तो तृष्णा के हिसाब से हम उसके पीछे लगे। आमज तृष्णा वगैरह सीधी रहती है, उसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें ये जो है ना वो व्याधि की उपद्रव रूप ऐसी आ गई है। तो अभी मनाली में वो गए थे और मनाली में 10-15 दिन रहे, तो वहाँ का पानी, वहाँ का खाना, वहाँ का तेल, वहाँ का टहलना, वहाँ की हवा, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ये सब हेतु उसमें मिल गए हैं, तो उस हिसाब से हम करेंगे। और हेतु मिल गई इसका ऐसा मतलब नहीं कि हेतु निकाल दिए तो बीमारी अच्छी हो जाएगी, है ना, लेकिन पीछे लगकर उसकी ट्रीटमेंट तो आप अभी कर सकते हैं, है ना। तो डायबिटीज इंसिपिडेंस का कोई पेशेंट आ गया तो ज्वर से उत्पन्न तृष्णा, डायबिटीज इंसिपिडेंस, ये एक संप्राप्ति हो सकती है। अतिसार, छर्दी, कॉलेरा जैसी लक्षण, उसकी वजह से तृष्णा, और बाद में डायबिटीज टाइप 1 जो है वो हो जाता है। कई पेशेंट के बारे में फूड पॉइजनिंग होता है, ये संप्राप्ति होती है। कई बार नॉर्थ या साउथ इंडिया में घूम के आते हैं, वहाँ के हवा का परिणाम हो सकता है। एलोपैथिक दवा लेने के बाद कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। पीरियड आगे पीछे करने वाली जो औरतें रहती हैं, उसमें से 10,000 औरतों में एक औरत ऐसी रहती है जिसको एक बार उसने गोली ले ली तो ब्रेस्ट में ट्यूमर आ जाता है और वो कैंसरस रहता है। तो उसकी ससेप्टिबिलिटी, उसका प्रारब्ध, उसके शरीर में जो स्थान वैगुण्य या लो एटिड टिश्यू है, उसकी वजह से ये होता है ना। तो आपका निदान डायबिटीज इंसिपिडेंस नहीं होना चाहिए अभी, तृष्णा बिकॉज ऑफ व्हाट, ये आपकी सोच होनी चाहिए, वो आपकी संप्राप्ति की व्याख्या रहेगी। उसके पीछे लगकर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो संभवतः आप इंसुलिन कम कर सकते हैं, संभवतः, है ना। तो जो लक्ष्मी नारायण हमने ऐड किया है इसमें, इस पेशेंट में, तो वो हम ज्वर के हिसाब से किया है। बोलता है लक्ष्मी नारायण लेने से सीने की धड़कन बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन हो जाता है, क्योंकि पंपिंग हार्ट का बढ़ जाता है। इसके लिए मैं एक सोच आपको बताता है। एज 60+, 70+ हो जाता है, हार्ट का फंक्शन स्लगिश हो जाता है, ब्रेन की सोच कम हो जाती है, किडनी का फिल्ट्रेशन